गुड मॉर्निंग। हम आरंभ करने जा रहे हैं फूड एंड न्यूट्रिशन, आहार एवं पोषण विषय का विटामिन सी के बारे में, जो हमारा टॉपिक चल रहा था। और इसमें हमने पिछले वीडियो में जाना था कि विटामिन सी के हमारे शरीर में क्या क्या कार्य होते हैं। आज हम इसी कड़ी में आगे जानते हैं कि विटामिन सी की कमी के क्या लक्षण होते हैं या क्या प्रभाव होते हैं। इसके अलावा विटामिन सी हमें भोजन में किन किन स्रोतों से प्राप्त होता है और विटामिन सी की दैनिक आवश्यकता क्या क्या है। सबसे पहले हम जानते हैं विटामिन सी की कमी के प्रभाव। विटामिन सी की जब कमी होने लगती है तो आरंभिक अवस्था में इसकी कमी के कुछ विशिष्ट लक्षण नजर नहीं आते हैं। सामान्य से लक्षण हैं इसकी कमी के, जो कि आरंभ में महसूस एक व्यक्ति कर सकता है। वह है थकान रहना। सामान्यतया व्यक्ति थका हुआ महसूस करता है, कमजोरी महसूस करता है। जरा सा काम करने पर या जरा सा फिजिकल वर्क करने पर उसकी सांस फूलने लगती है। मांसपेशियों में ऐंठन बहुत अधिक आती है। ऐंठन आना, जिसको बाइटा आना भी कहा जाता है, कि जब आप पैर को बहुत ज़्यादा स्ट्रेच करते हैं या अपनी जो बॉडी, अपर बॉडी है, उसको टिल्ट करते हैं, तो अचानक जो मांसपेशी है वो खिंच जाती है। इसे कहते हैं मसल क्रैम्प्स। तो ये जो सिम्टम है, ये विटामिन सी की कमी होने पर बहुतायत से देखा जाता है। इसके अलावा अस्थियां, जोड़ों तथा मांसपेशियों में भी व्यक्ति के दर्द रहने लगता है विटामिन सी की कमी होने से। यह आपने पहले भी पढ़ा होगा कि विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। तो अगर विटामिन सी बहुत लंबे समय तक कोई व्यक्ति अपने आहार में ग्रहण नहीं कर रहा है तो उसमें स्कर्वी रोग के लक्षण नजर आते हैं। और इनमें मुख्य लक्षण है मसूड़ों से खून आना, यानी जो मसूड़े होते हैं वो मुलायम हो जाते हैं, टेंडर हो जाते हैं और उनमें सूजन आ जाती है। और जरा सा भी टच होने पर या भोजन करने पर या ब्रश करने पर उनमें से खून आने लगता है। इसके अलावा शरीर में जगह जगह पर नील जमने लगती है, जैसे चकत्ते पड़ जाते हैं। कहीं चोट लगने पर जब आंतरिक ब्लीडिंग होती है तो वहाँ जो खून है उसका थक्का जम जाता है। तो यह जो सिम्टम है या लक्षण है नील का जमना, यह व्यक्ति में जगह जगह शरीर में उसको नीले रंग के चकत्ते नजर आने लगते हैं। इसके अलावा व्यक्ति की कार्यक्षमता में कमी देखी जा सकती है। व्यक्ति जो है वो डिप्रेशन या अवसाद से ग्रसित रहने लगता है। इसके अलावा अगर उसको चोट लग जाती है तो उसके घाव भी देर से भरते हैं। एक और लक्षण इसका जो विशेष रूप से नजर आता है वह आता है कि शरीर में जहां से बाल उगता है उस स्थान पर भी लाल 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 नीली बिंदिया बिंदिया सी चकत्ते चकत्ते से नजर आने लगते हैं। तो ये कुछ लक्षण हैं जो कि विटामिन सी की कमी से नजर आते हैं वयस्कों में या स्कर्वी रोग होने पर। शिशुओं में विटामिन सी की कमी से लगभग ऐसे ही लक्षण नजर आते हैं। इनके भी अस्थियों में दर्द रहने लगता है, और क्योंकि बच्चों की अस्थियों में दर्द रहता है इसलिए वे एक विशेष पोस्चर बना लेते हैं। जिस तरह से आपने मेंढक को देखा होगा कि वो अपना पैर जो है उसके ऐसे फोल्डेड रहते हैं, तो उस तरह से बच्चे भी अपने पैर जो है वो फोल्ड करके और चुपचाप पड़े रहना पसंद करते हैं। और अगर उनको गोदी लिया जाए तो वे उनको इतना तेज दर्द होता है कि वे दर्द के मारे चीख के साथ में रोते हैं। जैसे किस एकदम से बहुत तेज दर्द का महसूस होता है जब उनको गोदी में लिया जाता है, क्योंकि उनकी मांसपेशियों में दर्द होता है, उनकी अस्थियों में दर्द होता है। उनकी अस्थियां कोमल होती हैं, मुलायम हो जाती हैं,
वैसे भी मुलायम होती है, लेकिन जितना कैल्सिफिकेशन होना चाहिए उतना भी नहीं हो पाता है, या उतना कोलेजन उनमें नहीं बन पाता है, इसलिए अस्थियां जो है बहुत कमज़ोर होती हैं। तो ऐसी अवस्था में बच्चा जिस स्थिति में बिस्तर पे रहता है उसी स्थिति में रहना चाहता है, ताकि उसको दर्द महसूस ना हो, क्योंकि जरा भी वह अपने हाथ पैर हिलाता है तो उसे बहुत तेज दर्द की अनुभूति होती है। इसके अलावा बच्चे के मसूड़ों से खून आने लगता है। अगर कहीं चोट लग जाती है तो घाव देरी देरी से भरता है, और अस्थियों की वृद्धि भी उनकी रुक जाती है या भली भांति नहीं हो पाती है। और इस सब का कारण क्योंकि हमने विटामिन सी के फंक्शंस पढ़ लिए थे, तो उसका मुख्य कार्य था कि यह कोलेजन का निर्माण करता है और हमारे शरीर के कई हार्मोन्स जो हैं उनके नियमन का काम करता है, और ऊर्जा जो उत्पन्न होती है हमारे शरीर में, निर्मित होती है या उत्सर्जित होती है, उसमें सहयोग करता है। तो इसलिए कुल मिला के शरीर की जितनी भी मुख्य गतिविधियां हैं उन सब में रुकावट आती है। ऊर्जा पर्याप्त नहीं होने के कारण व्यक्ति थका हुआ महसूस करता है, मेहनत का काम नहीं कर पाता, सांस फूलने लगती है, ये सारे लक्षण नजर आते हैं। और अस्थियों से संबंधित, क्योंकि कोलेजन का निर्माण विटामिन सी के द्वारा ही होता है, इसलिए कोलेजन जब पर्याप्त मात्रा में नहीं बनेगा तो अस्थियां और संयोजी ऊतक जो हैं वे भी सामान्य रूप से निर्मित नहीं हो पाएंगे। और जो ये संयोजी ऊतकों के अंतर्गत एक रक्त भी आता है, और जो सॉफ्ट टिश्यूज हैं उनके बीच का जो पदार्थ होता है, सीमेंटिंग सब्सटेंस जिसे कहते हैं, वह भी कोलेजन का ही बना होता है। इसलिए जो कैपिलरीज होती हैं वो सॉफ्ट हो जाती हैं, और जरा सी चोट लगने पर या चोट ना भी लगे तो वो फट जाती हैं, और उस जगह से आंतरिक ब्लीडिंग हो जाता है, रक्तस्राव हो जाता है, और जगह जगह पर नील पड़ने लगती है। तो ये थे विटामिन सी की कमी से होने वाले प्रभाव। मैंने आपको वयस्कों के बारे में भी बता दिया है और शिशुओं के बारे में भी बता दिया है। अब हम देखते हैं कि हमारे आहार में ऐसे कौन कौन से स्रोत हैं जिनके द्वारा हमें विटामिन सी प्राप्त होता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि विटामिन सी पादप जगत से ही प्राप्त किया जाता है। जंतु जगत में यह बहुत कम मात्रा में या बिल्कुल उपस्थित नहीं होता है। दूध भी इसका बहुत पुअर सोर्स है, दूध में भी विटामिन सी नहीं होता है। अब पादप जगत में कौन कौन से स्रोत हैं, तो आपने बहुत सुना होगा कि जो खट्टे फल होते हैं उसमें विटामिन सी अच्छी मात्रा में होता है, और खट्टे फलों में सबसे अधिक विटामिन सी, जिसमें ढेर सारी मात्रा में विटामिन सी उपस्थित होता है, वह है आंवला। और आंवले को अगर विभिन्न तरीके से प्रोसेस करके भी खाया जाए या पका कर भी खाया जाए तो भी आंवले में पर्याप्त मात्रा में विटामिन सी बचा रहता है। इसलिए आंवले का सेवन करना स्वास्थ्य के लिए बहुत अधिक लाभदायक है। इसके अलावा अभी अमरूद का सीजन है, अमरूद में विटामिन सी संतरे से भी अधिक मात्रा में उपस्थित होता है, इसलिए अमरूदों का सेवन जो है वह मौसम के अनुसार जरूर करना चाहिए। प्रतिदिन 1 या 2 अमरूद अपने आहार में सम्मिलित करना चाहिए। इसके अलावा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हरी पत्तेदार सब्जियों में भी विटामिन सी बहुत अच्छी मात्रा में उपस्थित होता है, और विशेषकर सेंजना का नाम या सहजन का नाम आपने सुना होगा। इसकी फलियां सामान्यतया मार्केट में मिलती है, इसके फूल भी काम आते हैं, फलियां भी काम आते हैं, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि इसकी जो पत्तियां हैं वे भी काफ़ी पौष्टिक होती हैं, और इसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में होता है। इसलिए आप चाहें तो सहजन की पत्तियों को तोड़कर प्रिजर्व करके रख सकते हैं, और उन्हें रायते में, पराठे में, सब्जी में, रोटी में, किसी में भी मिलाकर उनका प्रयोग कर सकते हैं, ताकि उनका, और इसको गार्निशिंग के काम में अगर लेंगे, कुकिंग नहीं करेंगे, तो विटामिन सी अधिक मात्रा में उपलब्ध हो पाएगा। क्योंकि विटामिन सी को अगर थोड़ी देर एनवायरनमेंट में रख दिया जाए, हवा के संपर्क में, तो भी नष्ट हो जाता है, और अगर इसे कुक किया जाता है तो यह
ताप के प्रति भी बहुत अधिक संवेदनशील है और यह नष्ट हो जाता है। इसलिए विटामिन सी हमें जिन स्रोतों से प्राप्त होता है, तो यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि जब भी हम वो भोज्य पदार्थ ग्रहण कर रहे हैं जिनमें विटामिन सी उपस्थित होता है, तो उनको काटने के बाद तुरंत ग्रहण करना चाहिए। और जैसे संतरा वगैरह है, जैसे ही आपने छीला तुरंत उसको ग्रहण कर लें, या अगर अमरूद आपने काटा है तो देर तक उसको नहीं रखें, तुरंत उसको खा लें। इसी तरह से जहाँ तक संभव हो जूसेस का प्रयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आप जूस बना भी रहे हैं तो उसको निकालते ही तुरंत पी लेना चाहिए, उसको बहुत देर तक रखना नहीं चाहिए। इसी तरह से अगर आप नींबू पानी पी रहे हैं तो उसको भी तुरंत बनाने के बाद में उपयोग में ले लें। तो इस तरह से अधिक मात्रा में विटामिन सी आपके शरीर में पहुंचता है। इसके अलावा एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो दालें और अनाज होते हैं उनमें विटामिन सी बहुत अच्छी मात्रा में नहीं पाया जाता है, लेकिन अगर इनको अंकुरित कर लिया जाता है तो इनमें विटामिन सी की मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाती है। और विशेषकर जो मूंग की दाल होती है उसको अंकुरित करने पर उसमें विटामिन बहुत अच्छी मात्रा में हो जाता है। इसलिए ये अंकुरित दालें जो हैं वो विटामिन सी के अच्छे स्रोत के अंतर्गत आते हैं। यह देखा गया है कि जब दाल को अंकुरित किया जाता है तो उसमें विटामिन सी कंटेंट जो है 17 से 20 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम हो जाता है। तो यह भी एक विटामिन सी का कंटेंट बढ़ाने का एक तरीका है जिसे कि आप अपने आहार में सम्मिलित कर सकते हैं। इसके अलावा एक और मज़ेदार भोज्य पदार्थ है, उसमें भी विटामिन सी बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, जो कि सामान्यतया सोचने में नहीं आता, क्योंकि विटामिन सी के नाम पे हम संतरा, किन्नू, मौसमी और नींबू इन्हीं की बातें करते हैं, लेकिन करेला भी विटामिन सी का बहुत अच्छा स्रोत है। तो उसको भी आप विटामिन सी के स्रोत की तरह उपयोग में ले सकते हैं। लेकिन बहुत कम लोग हैं जो इसको कच्चा खा पाते हैं। जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनको करेले का जूस पीने को कहा जाता है, क्योंकि करेले में हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट भी होता है, यानी यह शुगर लेवल को कम भी करता है। इसलिए करेले का जूस जो है वह कई तरह से हमारे शरीर के लिए लाभदायक है। तो ये तो थे विटामिन सी के स्रोत। अब हम जानते हैं कि विटामिन सी की हमारे दैनिक जीवन में कितनी आवश्यकता होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा हम भारतीयों के लिए अलग अलग पोषक तत्वों की दैनिक प्रस्तावित आहारीय मात्राएं निर्धारित की गई हैं। उसी श्रृंखला में मैं आपको बताऊंगी कि विटामिन सी के लिए इन्होंने क्या प्रस्तावित मात्राएं निर्धारित की हैं। और जैसा कि मैं आपको पिछले वीडियोस में भी बता चुकी हूं कि जिन प्रस्तावित आहारीय मात्राओं के बारे में मैं आपको लेक्चर में बता रही हूं वे लेटेस्ट हैं, 2020 में निर्धारित की गई हैं। इसलिए संभव है कि आपको ये आवश्यकताएं और कहीं भी नहीं मिलें, किताबों में भी नहीं मिलेंगी, और जब आप एग्जाम में भी लिखेंगे तो आप यह मेंशन करना ना भूलें कि नवीनतम जानकारी के अनुसार या नवीनतम RDA टेबल के अनुसार। नहीं तो हो सकता है कि अगर अनभिज्ञ हो लोग तो वे आपकी इन मात्राओं को गलत भी समझ सकते हैं, क्योंकि इसमें और पुरानी मात्राओं में काफ़ी परिवर्तन है। तो हमेशा यह मेंशन करना याद रखें RDA टेबल 2020 के अनुसार। तो हमारी RDA टेबल जो नवीनतम है वो विटामिन सी के लिए यह कहती है कि एक पुरुष को 65 मिलीग्राम विटामिन सी प्रतिदिन की आवश्यकता होती है और एक महिला को 55 मिलीग्राम विटामिन सी प्रतिदिन अपने आहार के द्वारा लेना होता है।
इसके बाद में प्रेग्नेंट वुमेन और लैक्टेटिंग वुमेन की बात करें या गर्भवती महिला की हम बात करें तो एक सामान्य महिला को जितना विटामिन सी चाहिए उससे 10 मिलीग्राम अधिक विटामिन सी गर्भवती महिला को चाहिए। तो अगर 55 मिलीग्राम सामान्य महिला के लिए है तो उसमें 10 जोड़ देंगे तो 65 मिलीग्राम प्रतिदिन एक गर्भवती महिला को विटामिन सी अपने आहार में सम्मिलित करना चाहिए। इसी तरह से लैक्टेशन पीरियड में पहले के जो आरडीए थे उसमें लैक्टेशन पीरियड के दौरान विटामिन सी बहुत अधिक मात्रा में नहीं बढ़ाया गया था, क्योंकि यह माना जाता था कि दूध जो है वह विटामिन सी का अच्छा स्रोत नहीं है। परंतु क्योंकि एक शिशु जो कि 6 महीने तक सिर्फ अपनी माँ के दूध पर निर्भर रहता है और माँ के दूध की जब स्टडीज की गई तो ये देखा गया कि जो महिलाएं विटामिन सी अच्छी मात्रा में लेती थी उनके दूध में भी विटामिन सी अच्छी मात्रा में होता था और शिशुओं की विटामिन सी की आवश्यकता को पूरा करने में सक्षम था। इस बात को ध्यान में रखते हुए विटामिन सी की मात्रा लैक्टेटिंग वुमेन के लिए निर्धारित की गई है सामान्य से 40 मिलीग्राम प्रतिदिन अधिक। तो अगर 55 मिलीग्राम प्रतिदिन सामान्य महिला की आवश्यकता है तो एक धात्री महिला की आवश्यकता होगी 55 प्लस 40, ये हो गया 95 या 95 मिलीग्राम विटामिन सी प्रतिदिन। आगे हम देखते हैं कि बच्चों को विटामिन सी की कितनी आवश्यकता होती है। तो 1 से 9 साल के जो बच्चे हैं उनमें जो विटामिन सी की आवश्यकता है वो बालक और बालिका में समान रहती है, लेकिन 10 से वयस्कावस्था तक की जो बच्चे हैं उनमें बालिकाओं और बालकों की विटामिन सी की आवश्यकता अलग अलग होती है और यह जो मात्रा है वह वेरी करती है 22 मिलीग्राम प्रतिदिन से 69 मिलीग्राम प्रतिदिन तक। इसके साथ ही विटामिन सी जो टॉपिक है वह आपका समाप्त होता है। अब जो विटामिन्स के बारे में हमारी जो स्टडी थी वह कंप्लीट हो चुकी है और अगले वीडियो में मैं आरंभ करूंगी मिनरल्स या खनिज लवण के बारे में। आपने इस वीडियो को ध्यान से सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।